हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 11 फरवरी 2025 के दो प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसमें से पहला है अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो है जुड़े लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसमें हम पूरा समझेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, उसकी कार्यप्रणाली आदि सारी चीजों को ठीक है डिटेल में समझेंगे। दूसरा जो मुद्दा है वह है कि कल एक ऐतिहासिक एक तरह से कह सकते हो कि दुनिया के लिए एक कौतूहल का विषय रहा। बेंगलुरु में जो है एरो इंडिया शो चल रहा है, जिसमें विभिन्न दुनिया के जो है एयर प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यहाँ ये है कि दो एक दूसरे के धुरी देशों के धुरी प्लेटफॉर्म, यानी एक दूसरे के प्लेटफॉर्म एयर प्लेटफॉर्म जो एक दूसरे के विरोध में ही बने हैं, वो दोनों एक ही फ्रेम में उनकी तस्वीर देखी गई। न केवल तस्वीर देखी गई बल्कि वो एक साथ नहीं बल्कि एक ही जगह उड़ान भरे हैं, जिसमें से है Su-57 या सुखोई 57 रूस का निर्मित और अमेरिका का F-35 लाइटनिंग। तो ये एक प्रमुख खबर है। तो उस पूरे मुद्दे को समझेंगे कि क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये मामला चल रहा है कि भारत हालांकि अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है, लेकिन जब तक वो तैयार न हो 2038 तक की उसकी संभावना है, तब तक इन दोनों में से किसी एक को खरीदने पर दबाव बन रहा है भारत पे। तो उसको हम पूरी डिटेल में समझेंगे और फिर इसी पर आधारित 5 प्रश्नों को हम देखेंगे। देखिए, ये नीदरलैंड में स्थित शहर द हेग में स्थित एक न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट। और ये हाल फिलहाल में चर्चा में है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इससे जुड़े हुए लोगों और जो अन्य लोगों पर आर्थिक और अन्य तरह का प्रतिबंध अमेरिका द्वारा लगाया गया है, जिसकी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या आईसीसी द्वारा आलोचना की गई है। ये जो फैसला लिया गया है ट्रंप द्वारा, यह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो इसने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, उसके विरोध स्वरूप डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे जो है प्रतिबंध लगाया है। जहां तक देखा जाए तो द हेग एक जो शहर है, जिसे सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस कहा जाता है दुनिया में, उसमें स्थित ये न्यायालय 2002 में स्थापित हुई थी। रोम स्टेचू 1998 के तहत ये गवर्न होती है। और जो रोम स्टेचू के तहत जो हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, जो वर्तमान में 125 हैं, ये उनके लोगों या उनके देश में हुए किसी भी आपराधिक मामले जो किसी देश की में न सुने जा सके हों, उसे ये सुनती है। यानी ये व्यक्तियों के विरुद्ध मामले सुनती है। द हेग में ही एक अन्य न्यायालय है, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करते हैं। वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत स्थापित है और यूएनओ के सभी देश उसके सदस्य हैं, जबकि इसके सदस्य वही है जो रोम स्टेचू पर हस्ताक्षर करता है। अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल, भारत सहित कुछ प्रमुख देश इसके हस्ताक्षर करता नहीं है आईसीसी के। तो आइए जरा इसको डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, परिचय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों या इजराइल जैसे अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की जांच में काम करने वाले लोगों पर आर्थिक और यात्रा प्रतिबंध लगाने के लिए उसने अधिकृत कर दिया है। यह कदम की निंदा की है किसके द्वारा? आईसीसी द्वारा। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आईसीसी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के विरोध को जो है यहाँ पे उठा के कारण इसको किया गया है। तो हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, कैसे काम करता है, क्या चीजें देखते हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नीदरलैंड की एक शहर है। द हेग बोला जाता है या हेग बोला जाता है हिंदी में, उसे इंग्लिश में द हेग कहा जाता है, जिसे द सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस भी कहा जाता है, यानी कि न्याय और शांति का शहर। उसमें स्थित ये एक न्यायालय है। इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के आपराधिक मामलों को देखता है और ऐसे मामले जो किसी देश की सीमा में उसका सही ढंग से क्रियान्वयन न हो, यानी कि ये एक तरह से पूरकता के सिद्धांत पे करता है। जैसे देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता के सबसे गंभीर अपराधों को देखता है, जिसमें नरसंहार, जेनोसाइड,
मानवता के खिलाफ खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध में ये व्यक्तियों की जांच और मुकदमा चलाता है। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। किसके तहत? इसके 125 सदस्य देश हैं। यह सदस्य देशों के नागरिकों द्वारा या अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा सदस्य देशों के क्षेत्र में किए गए अपराधों पर मुकदमा चलाता है। यानी जो इसके सदस्य देश हैं, 125 सदस्य देश हैं, ये उनके नागरिकों द्वारा किया जाए या अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा, यानी उसके जो नागरिक हों उनके द्वारा कोई कार्य किया जाए, ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध के प्रकृति का काम किया जाए, या उस देश की सीमा में कोई ये अपराध हो तो इसमें मामला लाया जाता है किसी व्यक्ति के लिए। ये दोनों महत्वपूर्ण है कि इसमें या तो उस देश के लोग शामिल हों इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय अपराध में, या जो सदस्य देश है उसकी सीमा में इस तरह का अपराध हो तो उस मामले को यहां पे लाया जा सकता है। लेकिन वो न्यायालय लाएगा कब? इसे कहा जाता है कि आपराधिक प्रक्रिया में जो इसके सदस्य देश है उसमें अंतिम लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट लास्ट रिजॉर्ट है, लेकिन क्या हो कि अगर किसी अपराधी को भारत में सजा न मिल सके, ठीक है, अगर कोई अपराधी हो जिसे भारत की न्यायपालिका सजा न देने में सक्षम न हो, हालांकि ऐसा तो है नहीं, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जबकि न्यायपालिका उस देश में लगता है कि न्याय पाना संभव नहीं हो सकता है या जो दोषी है उस अपराधों का उसे दंडित नहीं ठहराया जा सकता है, तो वैसे में रोमन स्टैट्यूट के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी की स्थापना की गई थी सदस्य देशों द्वारा, ऑब्वियस है जो उसके हस्ताक्षर करता देश है उनके द्वारा, कि वहां पे लास्ट रिसॉर्ट के रूप में किया जा सके कि भाई अब किसी राष्ट्र विशेष में नहीं हो पा रहा है तो इसको हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उस मामले को चलाएंगे। हालांकि यानी देखा जाए तो अगर वो राज्य में मामला चलाया जा सकता है और वहां चलाया जा रहा है तब यहां पे मामला नहीं लाया जा सकता। ये कंप्लीमेंसी या पूरकता का सिद्धांत है जो रोम स्टैट्यूट से आया है। रोम स्टैट्यूट 1998 में इसी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के लिए हुआ था। 125 देश इसके सदस्य हैं। हालांकि इसमें न भारत शामिल है, न इसमें चीन शामिल है, न यूएस शामिल है, न अमेरिका शामिल और न जो है इजराइल शामिल है। तो ये सारी चीजें इसमें जुड़ा है। इसमें देखा जाए कौन से सदस्य देश नहीं है, इसके पहले जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय लगा हुआ है। इसके जो सदस्य देशों की जो मैं बता दूं कि इसके सदस्य वही हैं जो रोम स्टैट्यूट पर जो है जिन्होंने हस्ताक्षर किया है, यानी 125 सदस्य देश इसमें हस्ताक्षर करता है। इसे आईसीसी बोला जाता है। यह भी एक हेग में स्थित है। इसकी कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या आईसीजी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे बोला जाता है, आईसीजी बोला जाता है, वह भी द हेग में स्थित है, या वह पहले द हेग में स्थित था। आईसीसी को भी द हेग में स्थापित बाद में किया गया है। आईसीजे या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं, वह एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। यूएन के चार्टर के द्वारा जून 1945 में वो द हेग में स्थापित किया गया था और अप्रैल 1946 से वो कार्य करना शुरू किया गया है। उसके जो भी न्यायाधीश होते हैं वो यूएनओ के द्वारा महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित किए जाते हैं। उसमें जो मामले चलाए जाते हैं वह देशों के विरुद्ध चलाए जाते हैं। इसमें जो मामले चलाए जाते हैं ये व्यक्तियों के विरुद्ध चलाए जाते हैं। उसमें जो मामले चलाए जाते हैं उसके लिए देश के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। और वो मुकदमा कब चलाया जाता है? किसी अंतरराष्ट्रीय संधि के उल्लंघन का मामला वहां पे लाया जा सकता है और उसकी सलाहकारिता भी है। अगर कोई मामला यूएनओ द्वारा या सुरक्षा परिषद द्वारा, यूएनओ के महासभा या और संस्थाओं द्वारा उससे दिया गया कि इस पे अपनी राय दीजिए, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उस पर राय देता है। यानी उसकी अधिकारिता पूरे विश्व में है, क्योंकि जितने भी यूएनओ के मेंबर है उन सब पे उसकी अधिकारिता है और वो देशों के खिलाफ न्यायालय जो है निर्णय करता है। ये और सही माने में वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। ये एक तरह से आपस में देशों ने मिलके, विभिन्न सारे देशों ने मिलके 1998 में एक रोम संविधि की कि इस तरह के जो युद्ध अपराध हो रहे हैं, नरसंहार हो रहे हैं, जो व्यक्ति दोषी हैं उनको कैसे सजा दिलाई जा सके, तो उसके लिए उन्होंने संधि की है। 125 सदस्य देश शामिल हैं। इसकी अधिकारिता व्यक्तियों पर होती है, देशों पर नहीं। व्यक्ति यहाँ पे आएंगे और यह सदस्य देशों के लोगों द्वारा अगर कोई अपराध किया जा रहा है या किसी सदस्य देश में किसी अन्य गैर सदस्य देश द्वारा भी अपराध किया जा रहा है तो वो भी मामले यहाँ पे लाए जा सकते हैं। तो डिटेल में दोनों के अंतर को जब तक हम नहीं समझेंगे, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है
अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस। नाम इसका भी अंतर्राष्ट्रीय है, ये भी हेग में स्थित है, इसकी भी सदस्य संख्या काफी है, लेकिन ये उस तरह का प्रभावशीलता इसमें नहीं होती है। ठीक है, कौन कौन से सदस्य नहीं है तो देखिए, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, रूस सहित अन्य सदस्य देश नहीं, यानी 125 सदस्य देश हैं, तो बाकी देश तो बचे जो सदस्य नहीं है यूएनओ के लगभग 200 के आसपास देश है। तो जो प्रमुख देश सदस्य नहीं है उसमें अमेरिका नहीं है, उसमें चीन नहीं है, उसमें रूस नहीं है, उसमें भारत नहीं है, उसमें इजराइल भी उसका सदस्य नहीं है। हालांकि जो है फिलिस्तीन जो है क्षेत्र, फिलिस्तीन जो क्षेत्र अथॉरिटी है वो 2015 में इसका सदस्य बना था। ऐसे में अगर फिलिस्तीन का कोई नागरिक, यानी जो हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर 2023 को किए थे, उसके विरुद्ध भी मामला चला है और उसके मोहम्मद डेफ के खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट है। और चूंकि गाजा जो है फिलिस्तीनी क्षेत्र में आता है और इजराइल उसमें युद्ध अपराध कर रहा है, इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री और उसके पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ भी यहाँ पे मामला आया है और इसने गिरफ्तारी वारंट जो है जारी किया है। और उसी विरोध में जो है अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है इसके ऊपर। तो आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट सूची में शामिल विश्व के प्रमुख नेता, तो देखिए 2 प्रमुख नेता इसमें शामिल हैं। एक तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जिनके खिलाफ वही गाजा में संघर्ष का मामला है कि गाजा में जो हिंसा हो, जो युद्ध अपराध हो रहा है उसको लेकर, नरसंहार आदि मामले को लेकर इन पर मामला चला है, जिसमें ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं और इनके एक पूर्व जो रक्षा मंत्री थे, हालांकि अब तो वो इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट है। और जो मोहम्मद डेफ नाम का जो उसका नाम था, हमास नेता इब्राहिम अल मसरी, जिसने मेन कहा जाता है कि 7 अक्टूबर का जो घटना हुई थी 2023 को, उसको अंजाम दिया था। तो उस पे चूंकि वो उस सदस्य देश का नागरिक है, उसने इस तरह का युद्ध अपराध किया है या गंभीर अपराध किया, इसलिए उसको है। और इजराइल ने फिलिस्तीन के अथॉरिटी, फिलिस्तीन यानी सदस्य देश के क्षेत्र में इस तरह का गंभीर अपराध किया है, तो इसलिए ये मामले लाए गए हैं। एक और प्रमुख नेता है जिनके खिलाफ आईसीसी का है एक गिरफ्तारी वारंट है, वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन में जो उनके द्वारा खासतौर से जो बच्चों को वहां से विस्थापित किया गया है उसको लेकर इन पर गिरफ्तारी वारंट है। तो बेंजामिन नेतन्याहू और रूस के राष्ट्रपति दोनों पर है। रूस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं, तो कुछ लोग कहेंगे कि वो कैसे आएंगे, उनको भारत को गिरफ्तार करना पड़ सकता है। मीडिया वाले इस तरह की हवा बनाते हैं, लेकिन उनको आना यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हम पे उनका कोई भी चीज बाध्यकारी नहीं होता है। तो अब ये है कि ये फैसले कैसे कार्रवाई की जाती है। तो देखिए, आईसीसी का जो फैसला होता है वो बाध्यकारी होता है, वो उसके सदस्य देशों द्वारा बाध्यकारी होता है। जो इसके सदस्य देश है उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो गिरफ्तारी वाले वारंट, जैसे अब अगर बेंजामिन नेतन्याहू किसी ऐसे देश में जाते हैं जो आईसीसी का सदस्य है, तो उसे गिरफ्तार करना उसके लिए बाध्यकारी हो जाता है रोम स्टैट्यूट के तहत। लेकिन वो ऐसे देश की यात्रा ही नहीं करेंगे। और जो प्रमुख देश हैं, जो वाकई में दुनिया में 4-5 देश हैं जो दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उनमें वो आईसीसी के मेंबर ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये मामले को राजनीतिक तूल देने के लिए भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में ये सारी चीजें हैं। और आगे अब हम देखते हैं अगला अपना एक तस्वीर, जिसने दुनिया में भारत के महत्व को उजागर किया है और एक तरह कह सकते हैं कि सेंसेशनल बना है। ये है, एक तरफ है Su-57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट रूस का, और ये खड़ा है F-35। जब ये पता चला कि Su-57 भारत में पहली बार आ रहा है, F-35 पहले भी आ चुका है, क्योंकि Su-57 तो अभी जस्ट अभी आया ही है मार्केट में। और ये दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी, बल्कि ये तो इसके जो एडवांस वर्जन है, इसके बप्पा कह सकते हो, F-22 रैप्टर, उसके लिए ये बना है। और ये दोनों इतने प्रतिस्पर्धी हैं, स्टील्थ फाइटर हैं, यानी एक दूसरे से, स्टील्थ माने छुपे रहने की क्षमता इनकी महत्वपूर्ण है, इसलिए एक दूसरे के साथ ये बचते हैं, आसपास की इनके रडार सेक्शन पता न करे। लेकिन इसीलिए पहले जब ये हुआ था कि Su-57 आएगा तो F-35 नहीं आएगा, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं, F-35 आएगा लेकिन वो सिर्फ खड़ा रहेगा। लेकिन अब पता चला कि नहीं, F-35 जब Su-57 ने अपनी कलाबाजियां दिखाई, दुनिया को चकाचौंध कर दिया। चीन में भी इसने दिखाई थी, तो चीन तो चलो चीन में था, वो अकेले दिखा रहा था। तो भारत में भी जब F-57 ने अपनी चकाचौंध दिखाया, दुनिया को एकदम जो उसके चालक ने एकदम मंत्रमुग्ध कर दिया। तो F-35 पीछे क्यों रहे, वो भी अपना उड़ान भरता है और
आज कल पहला दिन था और जो 4-5 दिन लगातार दोनों दिन दोनों के अब चीजें जो है उड़ान भरने की बात है। तो ऐसे में न केवल एक तस्वीर में, और एक दूसरे के पायलट एक दूसरे की तस्वीर ले रहे थे, शायद इतने करीब से उनको तस्वीर लेने के लिए कहीं शायद मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे के जब भी या तो डार्क फाइट में मिल सकते हैं, हालांकि अभी मिले नहीं लेकिन मिल सकते हैं, या तो दोनों शांति से एक दूसरे के साथ आसपास खड़े मिल गए थे, तो एक दूसरे की तस्वीरें भी खींची गई है, उड़ानें भी हो रही है। और ऐसे में आइए हम इस पूरे मुद्दे को समझते हैं कि ये तस्वीर क्यों आई, क्यों ये दोनों मजबूर हुए यहां पे आने की। एक तो भारत की क्षमता, दूसरे ये दोनों देश चाहते हैं कि भारत इनमें से कोई विमान खरीद ले। तो ऐसे में जरूरी है कि भारत में आके अपने विमान को देखते हैं। कहते हैं ना कि पापी पेट क्या करवाता है, तो पापी पेट की बात नहीं है, लेकिन हाँ बिजनेस महत्वपूर्ण है और भारत के साथ बिजनेस पैसे से ज्यादा भारत को अपने खेमे में करने की जो होड़ है उसको है। रसिया के साथ तो हमारा पहले संबंध था, तो वो महत्वपूर्ण है। देखिए चर्चा में क्यों है, तो देखिए रूस के Su-57 और अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन का F-35 ने 10 फरवरी को एरो इंडिया 2025 में अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यह पहली बार है एरो इंडिया मेगा इवेंट में दुनिया के 2 सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों ने भाग लिया है, जो स्टेल्थ क्षमताओं से लैस हैं। और Su-57 की यह पहली प्रस्तुति थी और F-35 तो पहले भी आ चुका है भारत में प्रदर्शन के लिए, तब तो यह Su-57 था ही नहीं। देखा जाए तो ये जो तस्वीर दिख रही है ये बता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग और विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में भारत है। भारत के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि Su-57 और F-35 दोनों के को शामिल करने से अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और एरोस्पेस सहयोग के प्रमुख केंद्र के रूप में भारत की स्थिति उजागर होती है। Su-57 के बारे में बताते हुए रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह रूस का प्रीमियर स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर है और शानदार हवाई जहाज है, स्ट्राइक क्षमता से युक्त है। और वहीं F-35 लाइटनिंग 2 के बारे में बताया कि यह लॉकहीड मार्टिन का सबसे व्यापक रूप से तैनात 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, उन्नत स्टेल, अद्वितीय स्थिति जन जागरूकता और नेटवर्क लड़ाकू क्षमता से लैस है। अभी डिटेल में हम इनके तुलना ही करेंगे, ठीक है। एक देखा जाए तो ये रूसी और अमेरिका स्थित लड़ाकू विमान एक ही एयर शो में दिखाई गए हैं। ये दुनिया में पहली बार हो रहा है, पहली बार एक ही क्लिक में तस्वीर है। दोनों पायलट एक दूसरे की तस्वीर भी खींच रहे थे कि खींच लो भाई, पहले पता नहीं मिले न मिले। क्यों ये इतना महत्वपूर्ण ये तस्वीर है, क्योंकि देखिए स्टील्थ जो फाइटर होते हैं उनकी अपनी अपनी डिजाइन होती है और उनका मेन गुण क्या होता है कि शत्रु देश के जो रडार सिस्टम है उससे छुपे रहे, उससे बचे रहे। तो वो जितना उससे दूर रहेंगे, जितना उससे कम टकराएंगे, उनके रडार उनके जो छुपाव वाली क्षमता है उतनी ज्यादा बची रहेगी। इसीलिए अक्सर जो है ये दोनों, इस अक्सर क्या है, जानबूझ के ये दोनों देशों की ये स्टील्थ आपस में कहीं, वैसे तो कोई ऐसे देश है नहीं जहां पे दोनों देश की अपने सबसे बेहतरीन फाइटर प्लेन को ले जाएं। हाँ कुछ देश हैं, लेकिन वहां पर भी ये सब बचते रहे हैं ऐसा करने से कि इनको ये डर लगा रहता है कि इनकी क्षमता एक दूसरे विमान की क्षमता द्वारा जांचा जा सकता है, जो कहीं ना कहीं उनकी स्टील क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बावजूद भी रिस्क लेकर ये दोनों जहाज एक ही फ्रेम में उड़े हैं, एक ही फ्रेम में इनकी तस्वीरें आई हैं और साथ ही साथ इन लोगों ने अपने अपने कर्तव्य भी दिखाए हैं और अभी और भी कर्तव्य दिखाएंगे। यानी कि देखा जाए तो ये एक मामले में देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये दोनों देश भारत को ये अपने अपने लड़ाकू विमान बेचना चाहते हैं। देखिए भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के तरफ, जो उसका एमका बोलते हैं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उस पर काम कर रहा है और उसका भी एक प्रोटोटाइप तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसका एक फिजिकल जो है ढांचा जो है वहां पे प्रदर्शित किया गया है एरो इंडिया में। और उसमें जो टाइम लाइन बताई गई है कि 2036 तक पहली बार आएगा और सही मायने में उसका जो है उड़ान शुरू होगी 2038। अब कुछ लोग कर सकते हैं कि सर 12-13 साल, सच्चाई यही है कि इतना समय लगता है, बल्कि इससे ज्यादा भी समय लगता है। और देशों को अगर भारत 2038 तक भी उड़ा ले अगर आपका अपना एम का जो 5.5 जनरेशन है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है, तो तब तक के लिए हमें अपने जो एयर पावर है उसके लिए गैप फिलिंग के लिए हमें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, ऐसा वायुसेना और सब लोग कह रहे हैं कि हमें जरूरत है। तो ऐसे में
दुनिया में जो भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बचे हैं उनमें से जो 2 भारत ले सकता है, और वो हैं यही जो यहाँ पे उड़ रहे हैं। क्योंकि वैसे देखा जाए तो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में थोड़ा सा हम जान लें तो देखिए, वर्तमान में जो भी लड़ाकू विमान परिचालन है उसमें से सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है ये 5वीं पीढ़ी के विमान, फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। हालांकि चाइना ने अभी एक डमी प्रोटोटाइप उड़ाया था, लेकिन उसको छोड़ दो। सच्चाई यह है कि चाइना के पास अभी एक्चुअल में फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी नहीं, जिसे एक्चुअल में फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कहते हैं। फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट क्या होता है, उसकी कुछ खास बात होती है जो उसे उसके पहले के एयरक्राफ्ट से अलग करती है। जैसे पहले के एयरक्राफ्ट मल्टी रोल होते हैं, वो जरूरत पड़ने पर हाइपरसोनिक स्पीड पे उड़ सकते हैं, सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकते हैं, और उनमें कुछ स्टील क्षमता भी होती है। लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उनकी सबसे खास बात है कि वो स्टील क्षमता से युक्त होते हैं। स्टील क्षमता मतलब वो सामने देश की रडार से या जो भी जांच प्रणाली है उससे बचे रह सकते हैं। उसके लिए उनकी बॉडी, उनका डिजाइन, उनका मटेरियल इस तरह से बनाया जाता है, और वो अपने अंदर ही ज्यादातर जो है अपने अस्त्र शस्त्र सब लेकर चलते हैं, जिससे उनका क्रॉस सेक्शन रडार बहुत छोटा हो जाता है। ऐसा नहीं कि रडार पर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन रडार पे जब वो दिखाई देंगे तो उनको लगेगा कि बहुत दूर हैं, जबकि वो एक्चुअल में बहुत पास हो चुके रहते हैं। इसलिए कई बार जब तक शत्रु को पता चलता है तब तक वो अपना काम करके चले जाते हैं, ऐसे स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट। साथ ही साथ इनके अंदर सुपर क्रूज की क्षमता होती है। सुपर क्रूज की क्षमता ये होती है कि ये सुपरसोनिक स्पीड से नॉर्मली उड़ सकते हैं, जबकि इसके पहले के विमानों को अगर सुपर जो है क्रूज उड़ना होता है तो उसे आफ्टर बर्नर जलाना पड़ता है, जिससे बहुत ज्यादा जो है फ्यूल खर्च होता है। तो ये आराम से सुपर क्रूज करने की इनकी क्षमता होती है, बिना आफ्टर बर्नर के ही सुपर क्रूज कर सकते हैं, यानी सुपरसोनिक स्पीड पे ये उड़ सकते हैं। साथ ही साथ ये नेटवर्क आधारित सिस्टम से लैस होते हैं, यानी जो इनके ये एक साथ एक से ज्यादा विमानों के साथ ये अटैच होते हैं। ये जो चालक दल होता है, विमान का जो पायलट होता है, उसको एक पूरे तस्वीर, पूरे जो युद्ध क्षेत्र की एक होलिस्टिक तस्वीर वो एयरफ्रेम में दे सकते हैं, इंटरनली आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सारी क्षमताएं जो होती है इन्हें स्पेशल बनाती है। दुनिया में पहला 5वीं पीढ़ी का विमान लॉकहीड मार्टिन का F-22 रैप्टर था, जो 2005 में अमेरिका का था, जो इसने वाकई में प्रवेश किया था, F-22 रैप्टर। और सही माने में देखा जाए तो दुनिया के मतलब विशेषज्ञ ये मानते हैं कि एकमात्र यही 5वीं पीढ़ी का, सही माने में 5वीं पीढ़ी के जितनी भी सारी जो है क्षमताएं हैं वो इसी विमान में है। ये अमेरिकी सेना उड़ाती है, अब तो शायद इसका जो है निर्माण बंद कर दिया गया है, और ये अमेरिका किसी भी देश को नहीं देता है, यहां तक कि अपने नाटो एलाइज को भी F-22 रैप्टर वो नहीं देता है। बाकी जो विमान है 5वीं पीढ़ी के, उसमें अगर देखा जाए, जैसे ये F-22 के बारे में है कि इसका स्टील्थ और क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है, डबल इंजन विमान है, बहुत छोटा है, यानी एक छोटा सा चिड़िया जैसा दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये चिड़िया जैसा रडार दिखेगा, इसका मतलब है कि जितनी दूरी पर एक चिड़िया जैसा चीज दिखेगी वो उतने दूरी पर ये पूरा विमान रहता है, और इसके कारण वो बहुत नजदीक पहुंच जाता है तब लोगों को, यानी बहुत पास रहता है, पता चलता है कि नहीं वो बहुत अभी दूर है, और तब तक वो उसके आक्रामक क्षमता का प्रयोग करके शत्रु सेना का विध्वंस करके चला जा सकता है, घुस के, बिना साइलेंटली। इसीलिए ये एक तरह से अटैकिंग या ऑफेंसिव जो है ये प्लेटफॉर्म है इसका। वर्तमान में देखा जाए तो अमेरिका में 2 विमान हैं, F-22 रैप्टर, एक उसकी अपनी सेना के लिए, और बाकी F-35 भी है, उसमें ABC है। ये चूंकि F-22 रैप्टर बहुत ही महंगा है, उसको परिचालन करना बहुत खतरनाक होता है, और उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसको बार बार इस्तेमाल करोगे तो लोग जान जाएंगे, इसलिए अमेरिका उसका कम इस्तेमाल करता है। उसके लिए अपने सेना के रेगुलर यूज के लिए या अपने नाटो एलाइज को देने के लिए या दुनिया में और बेचने के लिए उसने इसी का एक स्मॉल वर्जन, सिंगल इंजन वर्जन F-35 बनाया है, जिसे लाइटनिंग 2 कहते हैं। उसमें ABC 3 वर्जन है, और उसी को वो नाटो को और अन्य देशों को देता है। लगभग 3000 विमान उड़ते हैं। और रूस के पास 5वीं पीढ़ी का विमान Su-57 है, जो अभी
तैयार की ही चरण में है, मात्र 76 विमान रूसी सेना में है और रूस इसे आगे देना चाहता है। इसके बारे में अभी बाद में देख लेंगे जब दोनों से 35 और 67 से तुलना कराएंगे। चीन ने के पास भी J-20 नामक एक परिचालन, J-20 और J-35, जैसे ये भी अमेरिका का नकल करता है ना, F-22 F-35, तो उसने J-20 बनाया और J-35 बनाया। तो J-20 वो अपनी सेना वो थोड़ा सही है, J-35 तो उसको इसकी सेना ही नहीं लेती है चीन की। ये कुछ परिचालन की विमानें हैं। भारत भी अपना एमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में जो है ये अपना विमान बना रहा 5th जनरेशन का, और उसका प्रोटोटाइप भी तैयार नहीं है, हालांकि ये 2038 तक आएगा। तो इतने सारे हैं जिसमें से सही मामले में, एक्चुअल में सही मामले में F-22 रैप्टर ही वो विमान है जो वास्तव में जिसे आप फुली फंक्शनल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी F-35 और Su-57 के बारे में जब तुलना करेंगे तो आपको समझ जाएंगे कुछ चीज उसमें नहीं है और कुछ चीज उसमें नहीं है। आइए जरा से इन दोनों को तुलना करें, क्योंकि भारतीय वायुसेना के सामने यही दो विकल्प है। हालांकि जब ट्रंप कहते हैं कि भारत को हमारा प्लेटफॉर्म लेना चाहिए तो मोदी जी कह देंगे भाई अपना F-22 दे दो। अगर F-22 अमेरिका देने के लिए तैयार हो जाए तो भारत तुरंत ले लेगा, क्योंकि ऐसा होना ही भारत को अमेरिका के किसी और देश, दुनिया के किसी और देश से ज्यादा बेहतर पोजीशन में रख देगा, क्योंकि वह अपने किसी भी देश को, अपनी सेना को छोड़कर किसी और भी देश को F-22 रैप्टर नहीं दिया है। खैर चलो वो बात की बात है। आइए जरा सा इन दोनों में जिन पर आपस में तुलना कराई जाती है उसको देख लिया जाए। तो देखिए इनके निर्माण और विकास की बात, इनका मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट, तो Su-57 है उसको सुखोई कंपनी विकसित कर रही है। ये हवा से हवा में, हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है और एक तरह से यह है एक डिफेंसिव एयरक्राफ्ट है जो रूस की वास्ट सीमा में कोई हमला हो तो उस पर डिफेंस करने के लिए यह बनी है और इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल आदि भी ले जा सकते हैं। और जबकि F-35 का लॉकहीड मार्टिन है, ये एक मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर है जो लड़ाकू भूमिका के साथ साथ ये एक तरह से आप जासूसी आदि कार्य भी करके सकता है और साइलेंटली शत्रु सीमा में जाके हमला करके वापस आ सकता है, यानी एक तरह से ये ऑफेंसिव एयरक्राफ्ट है। स्टील्थ क्षमता देखिए, Su-57 का डिजाइन पूरी तरह से स्टील्थ नहीं है, इसलिए इसकी स्टील्थ क्षमता थोड़ी कम है, जबकि F-22 F-35 की तुलना में यह कम कारगर है। F-35 की स्टील तकनीक उच्च गुणवत्ता वाला है, ऐसे में ये दुश्मन के रडार पर आसानी से नहीं आता है, इसलिए इसे माना जाता है कि ये अटैकिंग है, ये दुश्मन की सीमा में जाके हमला करके आने में सक्षम है। जबकि यह अपनी सीमा में किसी भी आने वाले दुश्मन के जो विमान है, इसकी क्षमता यह कि दुश्मन के किसी भी स्टील विमान को भी पकड़ने की इसकी क्षमता है, और यहां तक कि ये F-22 रैप्टर के लिए भी तैयार इसको बनाया गया है। कितना है क्या नहीं, जब तक डॉग फाइट नहीं हो तब तक नहीं जान सकते, लेकिन उसके लिए भी ये बनाया गया है। स्पीड की बात करें तो Su-57 2.25 मैक की गति से उड़ सकता है, यानी ये ज्यादा तेजी से उड़ सकता है। F-35 1.6 मैक की गति से है, यानी स्पीड में Su-57 ज्यादा तेज उड़ान भर सकता है। पेलोड क्षमता Su-57 12 हथियार की उसमें पेलोड पॉइंट है, इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल, हवा से हवा में, हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलें हैं, जबकि F-35 में केवल 6 हैं और यह हवा से हवा और हवा से सतह में मार करने वाले क्षमता है, यानी कि पेलोड क्षमता में भी Su-57 F-35 से बेहतर है। लक्ष्य ट्रैकिंग के मामले में Su-57 में जो रडार लगा है वह एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, जबकि जो F-35 में है वह दुश्मन के ठिकानों को ज्यादा प्रभावी तरीके से ट्रैक कर सकता है। अपनी अपनी भूमिका के आधार पर, जैसे बताया कि वो डिफेंसिव है, वो शत्रु देश अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रैक करने के लिए बना है, और ये दुश्मन के ठिकानों को छुप के जाके हमला करने के लिए, ट्रैक करने के लिए बना है। गतिशीलता जो है, तो इसमें जो थ्रस्ट है, मैन्युवरिटी है, इसमें थोड़ा ज्यादा है, जिससे ये डार्क फाइट में बेहतर तरीके से ये बहुत खतरनाक हो सकता है, जबकि F-35 F-22 और Su-57 की अपेक्षा कम उन्नत है और यह मल्टी रोल उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है। यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये F-22 और Su-57 से ये डार्क फाइट से कम होकर मल्टी रोल भूमिका में आ जाता है। जाहिर सी बात है F-22 में कुछ अगर उसकी कीमत में कम करके बनाया गया है तो जाहिर सी बात है उतनी क्षमता नहीं रहती। अगर अमेरिका को दूसरा F-22 ही बनाना रहता तो वो क्यों बनाता, तो वो इसीलिए कई सारी क्षमता को वो कम किया है। जैसे एक क्षमता इसमें एक कम है F-35 में, सुपर क्रूज क्षमता। सुपर क्रूज क्षमता क्या होता है कि जैसे Su-57 सुपरसोनिक स्पीड से सुपर क्रूज कर सकता है बड़े आराम से, बिना आफ्टर बर्नर के। इसका मतलब होता है कि बिना आफ्टर बर्नर के ही
जो फाइटर प्लेन है वो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है, जिसका मतलब ये होता है कि बहुत कम फ्यूल खर्च। आफ्टर बर्नर में क्या होता है, फ्यूल ज्यादा जलता है तो वो दूरी कम हो जाती है, तो कम दूर बगैर ज्यादा ईंधन जलाए ये ज्यादा दूरी तक जा सकता है, हमला करने में सक्षम हो सकता है। F-35 भी सुपरसोनिक स्पीड पे जा सकता है, लेकिन वो एक तो पहली स्पीड कम है, दूसरे उसको आफ्टर बर्नर जलाना पड़ता है, जिसके कारण उसकी सुपर क्रूज क्षमता उसमें नहीं है। और जबकि F-22 में सुपर क्रूज क्षमता है। तो वैसे मैं बता रहा था ना कि F-22 में ऐसा बहुत कुछ है जो कि कुछ Su-57 में है, कुछ F-35 में है। ठीक है, बहुत देसी क्षमता है। Su-57 को हवाई और जमीन में हमले के लिए बनाया गया है, जबकि F-35 एक मल्टी रोल, एक्चुअल मल्टी रोल जो है लड़ाकू विमान है। ये हवाई युद्ध, जासूसी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और जमीन से हमला करने में ये सक्षम है। परिचालन स्थिति और कीमत, परिचालन में अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है। Su-57 76 विमान कार्यरत है और भारत और यूएई को बेचना चाहता है रूस। साथ ही साथ F-35 दुनिया भर में अनेक देशों में है, 3000 से ज्यादातर विमान हैं। इनकी लागत देखा जाए तो Su-57 का लागत काफी कम है और ये $35 मिलियन से लेकर $50 मिलियन का है, जबकि ये है $80 मिलियन से $110 मिलियन के बीच में है। और भी एक चीज है कि Su-57 Su-30 के ही प्लेटफॉर्म एक तरह से बनाना है तो उसे भारत को चलाना आसान है, और वो नहीं, लेकिन वो तो भारत के स्पेसिफिक है। अब ये प्रश्न है कि भारत क्या करे। देखिए, भारत को अगर समझा, अगर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए तो कुछ चीजें Su-57 में है, लेकिन कुछ चीजें नहीं है। जैसे उसकी स्टेल्थ कैपेसिटी और मल्टी रोल फंक्शन वो Su-57 में नहीं है। आप इसको कह सकते हैं कि वह Su-30 का एडवांस स्टील्थ वर्जन है। बस आप इसको इतना ही मान लीजिए कि वो Su-30 का एडवांस स्टील्थ वर्जन है। ठीक है, 5th जनरेशन है, काफी क्षमता 5th जनरेशन की, लेकिन वो एक्चुअल में 5th जनरेशन नहीं है। और F-35 इसमें भी कई सारी चीजें हैं, सुपर क्रूज नहीं है, मल्टी रोल जो है अटैकिंग वो नहीं है। तो इस तरह से एक्चुअल में ये दोनों वाकई में 5th जनरेशन नहीं है और उनमें कई सारी कमियां हैं। इसलिए संभवतः भारत इन दोनों पर न जाए, भारतीय वायुसेना संभवतः इन दोनों से पर नहीं जाना, बल्कि वो सोच रही है कि रफाल आदि के एडवांस वर्जन से काम चल जाए, तब तक हमारा अमेरिका 10-12 साल में तैयार हो सकता है। बाकी कितना दबाव बनता है, ट्रंप बिल्कुल दबाव बनाएंगे कि नहीं हमसे लीजिए, उधर रूस भी परसुएट करेगा कि हमसे लीजिए। अब देखिए क्या होता है, बाकी ये चीजें हमने आपको बता दी। आइए प्रश्न देख लेते हैं। चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के या आईसीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसके निर्णय सभी देशों पर बाध्यकारी होती है। नहीं, पहला गलत है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में नहीं है। यह रोम स्टैच्यू के तहत जो उसके पक्षकार देश है 125 उनके सदस्यता है, और इसके निर्णय सभी देशों पर नहीं बल्कि उसके सदस्य देशों पर बाध्यकारी होता है। यह हेग में स्थित है और रोज संबंधी से संचालित होता है। हाँ, दूसरा सही है, पहला गलत है, इसलिए इसका आंसर बी है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? भारत, अमेरिका, चीन, ये तीनों नहीं है, इसलिए आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी देश इसके सदस्य नहीं है। तीसरा प्रश्न है, चर्चा में रहे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में परिचालन में यह सबसे उन्नत श्रेणी के लड़ाकू विमान है, बिल्कुल सही बात है, इससे ज्यादा एडवांस श्रेणी अभी है नहीं। यह अमेरिकी F-35 लाइटनिंग सेवा में प्रवेश करने वाला पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान था। नहीं, F-22 रैप्टर था, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, आंसर इसका केवल ए होगा। चौथा है, पहली बार 5वीं पीढ़ी के उन्नतशील लड़ाकू विमान रूसी Su-57 और अमेरिकी F-35 भारत में एक साथ एक हवाई प्रदर्शनी में देखे गए हैं। इन विमानों की तुलना से जुड़े निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है एक्चुअल में? देखिए, Su-57 F-35 से अधिक तेज गति से उड़ सकता है, बिल्कुल सही बात है, उसकी स्पीड 2.26 है, इसका 1.8 है, तो ये वाला ए तो सही है। दूसरा है, Su-57 में F-35 से अधिक हथियार पेलोड पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है, उसमें 12 है, इसमें 6 है, तो ये भी आंसर सही है। F-35 की स्टील्थ क्षमता Su-57 से बेहतर है, हाँ ये भी सही बात है, F-35 की स्टील्थ क्षमता Su-57 से बेहतर है। अब F-35 सुपर क्रूज करने में सक्षम है, जबकि Su-57 नहीं, ये गलत है, इसका उल्टा है, Su-57 सुपर क्रूज करने में सक्षम है, जबकि F-35 नहीं, तो इसका आंसर डी होगा। अंतिम प्रश्न है, चर्चा में रहे लड़ाकू विमानों की एक विशेषता उनकी सुपर क्रूज क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुपर क्रूज सक्षम लड़ाकू विमान आफ्टर बर्नर का उपयोग किए बिना सुपरसोनिक गति से उड़ सकता है, हाँ बिल्कुल ठीक है,
इसके क्षमता के साथ लड़ाकू विमान अत्यधिक ईंधन जलाए बिना लंबी दूरी पर मिशन पूरा कर सकता है। ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड पर लंबी दूरी तक ये चूंकि आफ्टर बर्नर जलना नहीं, उसका इंजन नॉर्मली काम करता है, तो ऐसे में ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर इसका सी हुआ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब तो आने वाले दिनों में अभी पेरिस में सम्मेलन हो रहा है, प्रधानमंत्री पेरिस के सम्मेलन में गए हैं, तो आगे वाले दिनों में यानी कल परसों ढेर सारे समाचार रहेंगे। खैर चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।